क्या हालचाल है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में हमने एमीन्स का चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म कर लिया था। उसमें कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे कार्बिल-एमीन रिएक्शन के मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे और डायएजो टेस्ट के मैंने 3-4 पार्ट्स दिए थे जिसमें डिस्टिंक्शन करना था। तो आज की क्लास हम उसी डिस्कशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। कॉपी निकाल लें। आइए, तो बहुत इजी सेगमेंट था। अगर आप ध्यान दें तो कार्बिल-एमीन में आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते थे। तो अगर मैं होमवर्क डिस्कशन से स्टार्ट करूं आज की क्लास, और ये है आपका कार्बिल-एमीन रिएक्शन का थ्योरी कॉपी का। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या होता था, प्राइमरी अमीन आइसोसाइनाइड बन जाता था, ठीक है। तो फर्स्ट वुड बी CH3NC, सेकेंड का आंसर भी क्या आएगा, NC। थर्ड हमने क्लास में कर लिया था। फोर्थ में CH2 एक लगा है बीच में तो CH2 आ जाएगा। फिफ्थ हमने क्लास में कर लिया था। एमाइड्स नेगेटिव टेस्ट देते हैं। बात करते हैं सिक्स्थ की। सिक्स्थ में बेंजीन पर NH2 है तो पहले NC आया होगा और NC के बाद जब आप उसे रिड्यूस करेंगे तो वो सेकेंडरी अमीन में रिड्यूस हो जाएगा। 6 का फाइनल प्रोडक्ट बता रहा हूं मैं, वो रिड्यूस हो जाएगा आपका NHCH3 में, फाइनल सेकेंडरी अमीन में आएगा। 7th में देखें तो NH2 आपका NC हो जाएगा। तो बहुत इजी सा सेगमेंट होमवर्क कार्बिल-एमीन रिएक्शन का। और होमवर्क है आपका थोड़ा सा डायएजो टेस्ट। डायएजो टेस्ट, इसमें किस तरीके से डिस्टिंक्शन करना है और सारे तरीके लिखिए, सारे तरीके। जैसे ए में आपको दिया गया है प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन, मैं इवन यहां क्वेश्चन भी लिख देता हूं आपको। ये NH2 दिया गया है और ये NHCH3 दिया गया है। तो मेरे भाई आप इसके लिए पर्टिकुलर इन दोनों में डिस्टिंक्शन के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं। आप कार्बिल-एमीन यूज कर सकते हैं, CH-Cl3NaOH। देखें ये वाला आपको ऑफेंसिव स्मेलिंग कंपाउंड देगा, ये वाला नहीं दे पाएगा। एक दूसरा, आप हेंसबर्ग्स यूज कर सकते हैं। आप क्या यूज कर सकते हैं, हेंसबर्ग्स टेस्ट। सारे लोग देखिए हेंसबर्ग्स टेस्ट यूज कर सकते हैं। बेहतर होगा कि मैं इसे थोड़ा सा कॉलम टाइप में बनाऊं ताकि यही ऑप्शंस में सबके लिए यूज कर लूं, ठीक है। आइए देखिएगा सारे लोग, यहां मैं हर टेस्ट का नाम लिख देता हूं। यह है आपका आइसोसाइनाइड टेस्ट, ठीक है। फिर है हेंसबर्ग्स टेस्ट, शॉर्ट में लिख रहा हूं आप समझ जाइएगा। फिर है डाई टेस्ट, डाई टेस्ट। फिर है मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। देखिए एक और टेस्ट था डाई एथाइल ऑक्सलेट टेस्ट। एक और टेस्ट है डाई एथाइल ऑक्सलेट टेस्ट। तो चलिए एक काम करते हैं, उससे भी यहां इंक्लूड कर लेते हैं, कैसा रहेगा। मैंने यहां पर कर दिया आपका आइसोसाइनाइड टेस्ट और ये आपका डाइइथाइल ऑक्सलेट टेस्ट। सारे लोग देखिए ये क्वेश्चंस, ये टेस्ट हमने पढ़े हुए हैं। अगर आपने ध्यान दिया है तो ये टेस्ट हमने पढ़े हुए हैं। चलिए तो मेरे भाई अगर मैं बात करता हूं, लुक एट अबाउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन, तो आइसोसाइनाइड टेस्ट काम कर जाएगा बिल्कुल, क्योंकि ये ऑफेंसिव स्मेलिंग कंपाउंड देगा और ये नहीं देगा। डाइएथाइल ऑक्सलेट में यहां मिलेगा ऑक्सामाइड, यहां मिलेगा ऑक्जेमिक ईस्टर। ये सॉलिड होगा, ये लिक्विड होगा, इससे भी काम हो जाएगा। हेंसबर्ग्स टेस्ट, ये आपका देगा बेस सॉल्युबल कंपाउंड देगा हेंसबर्ग्स रीजेंट से रिएक्शन करने के बाद, और ये बेस इनसॉल्युबल देगा। तो हेंसबर्ग्स भी काम का है। मेरे भाई डाई टेस्ट फेल होगा, डाई टेस्ट फेल होगा
क्योंकि डाई टेस्ट एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स, याद करो बीटा नेप्थॉल से रेड कलर देते थे, तो डाई टेस्ट ना तो ये डाई बनाएगा ना ये डाई बनाएगा। जब कोई भी डाई नहीं बनाएगा तो आप देखें डाई टेस्ट फेल हो गया। डाई टेस्ट से आप डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते। हाँ, मस्टर्ड ऑयल टेस्ट काम का है, क्योंकि ये मस्टर्ड ऑयल, याद है मस्टर्ड ऑयल स्मेल किस वजह से आती थी? एल्काइल आइसोथायोसाइनेट, ये तो दे देगा, ये नहीं दे पाएगा। तो आप देख सकते हैं मस्टर्ड ऑयल टेस्ट से भी हमारा काम बन जाएगा। बात करते हैं बी की। लुक एट एवरीवन, बी को देखें। एक प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है। अब आप कहोगे नया क्या है? इस बार आपका प्राइमरी अमीन एरोमेटिक है, एरोमेटिक। देखो मगर ध्यान से, इस बार आपका प्राइमरी अमीन एरोमेटिक है। तो चलिए भाई साहब, क्या आप समझ गए कहां चेंज होने वाला है? यस, ये सारे तो चलेंगे। इस बार डायएजो टेस्ट से भी आपका काम बन जाएगा, क्योंकि ये डाई देगा, ये डायजोटाइजेशन करने के बाद बीटा नेप्थॉल के साथ रेड कलर देगा, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा। मेरे भाई अगला पार्ट देखो, मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा, जीवन का आनंद। और जीवन आनंद अगर आपको लेना है, ओके, तो देखिए ये आपको दोनों प्राइमरी अमीन मिली। अब मेरे भाई आपके कई सारे टेस्ट यहां बोल्ड हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, फेल। ये फेल हुआ है, ये तो पहले वाला फेल था, ये भी फेल, ये भी फेल, ये भी फेल, केवल एक ही पास है। कौन है वो? डाई टेस्ट। मेरे भाई दोनों प्राइमरी हैं, दोनों ऑफेंसिव स्मेलिंग आइसोसाइनाइड देंगे, दोनों सॉलिड ऑक्सामाइड बनाएंगे, दोनों बेस सॉल्युबल एल्कली सॉल्युबल कंपाउंड देंगे हिंसबर्ग्स के साथ। द ओनली मेथड विच वी कैन यूज फॉर डिस्टिंक्शन इज डायएजो टेस्ट. Now you can easily understand the importance of diazo test, used specifically for distinction between aromatic and aliphatic primary. समझ गए क्या? Now look at D. I think it's the same. D भी सेम है मेरे भाई। पहले वाला तो है aromatic, वो भी प्राइमरी, दूसरे वाला है एलिफेटिक। अब आप कहोगे कैसे? अरे वो डायरेक्ट नहीं जुड़ा है ना भाई। NH2 अगर डायरेक्ट नहीं जुड़ा है तो आप देख सकते हैं वो एलिफेटिक अमीन हो गया। अबे क्रॉस करने का मतलब ये नहीं है कि ये रिएक्शन नहीं देगा, ये है कि डिस्टिंक्शन नहीं कर पाओगे। ये भी दे देगा एनसी, ये भी दे देगा एनसी। सो हियर वी हैव आंसर। ये देख लें सारे लोग, ये सेगमेंट था, तो जल्दी से इसे देख लें, लिख लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। तो हम आगे बढ़ेंगे और आइए बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, और ये है आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड बेसिकली बहुत आसान चैप्टर है। तो आज का जो सेगमेंट होगा वो हम एरोमेटिक के इंट्रोडक्शन से लेकर आगे बढ़ेंगे। कुछ बहुत पॉपुलर एरोमेटिक कंपाउंड्स के नाम और स्ट्रक्चर हम दोनों जानेंगे, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट इट। ये है हमारा चैप्टर नया वाला, एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो हम बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, सही है? डिटेल में पढ़ेंगे भाई साहब। आइए हम आगे बढ़ें, उससे पहले क्यों ना हम कुछ महा इंपॉर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड से मुलाकात कर लें। आइए, तो मैं जो स्टार्ट कर रहा हूं वो इस तरीके से स्टार्ट कर रहा हूं। फ्यू एरोमेटिक कंपाउंड्स, कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। अब भाई एरोमेटिक कंपाउंड होता क्या है, देखा कैसे जाता है, ये सब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पता है। साइक्लिक, प्लेनर, कंजुगेटेड, हकल्स रूल, सब कुछ आपको आता है। कुछ एरोमेटिक कंपाउंड से मुलाकात करिए। फर्स्ट, बेंजीन। मेरे भाई आपको स्ट्रक्चर्स बनाने होंगे, जैसे ये नाम लिखा, ये बगल में स्ट्रक्चर बना दिया। सेकेंड, क्लोरोबेंजीन। याद रखिए ये कंपाउंड्स अपने कॉमन नेम के साथ आपसे पूछे जा सकते हैं। थर्ड, क्लोरोबेंजीन के बाद आ सकता है एनिलीन।
बेंजीन पर NH2, आ सकता है नाइट्रोबेंजीन। ये कॉमन नेम भी आपको आने चाहिए, मैं ये बता रहा हूं, ये नाइट्रोबेंजीन। मेरे भाई आपको जानकर अच्छा लगेगा कि नाइट्रोबेंजीन को ही ऑयल ऑफ मिर्बेन बोलते हैं, ऑयल ऑफ मिर्बेन। फिफ्थ पर चलते हैं, टोल्यूइन। ये देखिए मिथाइल बेंजीन का एक नाम है टोल्यूइन। आइए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। फिनॉल, फिनॉल तो जानते होंगे, ये है फिनॉल। आपको पता है फिनॉल का ही एक नाम है कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड। सारे लोग देख लें, फिनॉल इज योर कार्बोलिक एसिड, देख लीजिए। एक और मैं देता हूं आपको, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, और यह है आपका बेंजीन पर CHO, बेंजल्डिहाइड। सही है। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स एरोमेटिक में आ सकते हैं, इनकी रिएक्शंस आपसे पूछी जा सकती हैं। फिलहाल हम 8th कंपाउंड की तरफ बढ़ें। यह है आपका बेंजोइक एसिड। मेरे भाई आप जानते होंगे ये कैसा दिखता है, आपको पता होना चाहिए। ये व्हाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, ठीक है। चलिए और भी कई कंपाउंड्स हैं। लुक एट 9th, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आई थिंक इट्स क्वाइट इजी। बेंजीन पर होगा SO3H, ठीक है। नेक्स्ट, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, अगला है मेरे भाई महा इंपॉर्टेंट कंपाउंड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्लोराइड की जगह कोई भी हैलाइड हो सकता है, एक्चुअली इट्स अ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो मेरे भाई ये है आपका N2+ एंड Cl-। याद करो हमने इसी को डायएजो टेस्ट में डाई बनाने के लिए यूज किया था, ये इसी को यूज किया था। एनिलीन से पहले ये बनाया था और फिर इसे बीटा नेप्थॉल पे डालकर डाई बनाया था। दरअसल ये जो 10 कंपाउंड आपके सामने लिखे हैं ये आपके सिलेबस में, और ये तो खुला सिलेबस में, और इसके बिहाफ पर बहुत कुछ पूछा जा सकता है, इसके बिहाफ पर बहुत कुछ और भी पूछा जा सकता है। ये तो क्लियर कट पूछा जाता है, इतने कंपाउंड्स तो क्लियर कट, इनकी रिएक्शन सारी चीजें पूछी जाएंगी। अब देखिए कई और कंपाउंड्स हैं, जैसे बहुत पॉपुलर कंपाउंड है एनिसोल। मेरे भाई एनिसोल इज अ काइंड ऑफ ईथर, मिथॉक्सी बेंजीन, दिस इज योर एनिसोल। क्लियर। मैं नाम इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि IIT इन नाम्स को यूज कर सकता है। लुक एट स्टाइरीन, ओके। स्टाइरीन में क्या है, विनाइल बेंजीन, CH2, दिस इज स्टाइरीन। अगर मैं आगे बढ़ता हूं, वन ऑफ द कंपाउंड इज क्यूमीन, एंड क्यूमीन यूज किया हुआ है IIT में। ये कुछ और नहीं है, ये है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये है आपका आइसोप्रोपाइल बेंजीन। और इसी सीक्वेंस में आगे बढ़े अगर, तो मेरे बहुत सारे कंपाउंड्स इससे डेराइव्ड भी हो सकते हैं। लाइक जैसे देखिए OH या CH3 को ले लेते हैं, तो मेरे भाई एक कैटेगरी आती है जाइलीन, जाइलीन। एंड व्हाट इज जाइलीन? जाइलीन होता है डाइमिथाइल बेंजीन, जाइलीन होता है डाइमिथाइल बेंजीन। अब आप कहोगे सर डाइमिथाइल बेंजीन में मिथाइल कहां कहां, तो मेरे भाई बताओ 3 केस हो सकते हैं।
जाइलीन में 2 मिथाइल के 3 केस हो सकते हैं। वन इज आर्थो, अनदर इज मेटा, थर्ड इज पैरा। तो मेरे भाई आप जाइलीन के आगे लिख लेना OMP। चले अगर हम OMG लिखना चाहते, नहीं OMG नहीं लिख सकते, OMP लिखेंगे। आर्थो मेटा पैरा, ये मिथाइल लगे हैं इसके ऊपर, ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये है आर्थो, ये ब्रैकेट था 10 नहीं है, ये है ब्रैकेट, ये है आर्थोजाइलीन, ये मेटाजाइलीन, ये पैराजाइलीन। तो देख लें, बहुत ही सिंपल है, आराम से किया जा सकता है। 14th के बाद हम बढ़ेंगे अगले सेगमेंट पर, कुछ और नाम हम यहां करेंगे। 15th मेरे भाई, वन ऑफ द कैटेगरीज क्रीसॉल, क्रीसॉल, एंड लुक एट व्हाट इज क्रीसॉल। क्रीसॉल होता है आपका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, OHCH3, और आपको पता है ये भी 3 बन सकते हैं, OHCH3। अब ये दिख रहा है आपको क्या, OHCH3। मैं इसे थोड़ा सा सही कर देता हूं। लुक एट बोर्ड, इज इट विजिबल? यस, विजिबल टू ऑल, सबको दिख रहा है। मेरे भाई OH है और CH3 है, इसे क्रिसॉल बोलते हैं। क्या इसे देखकर आपके मुंह से निकल गया OMP? बोलो निकल गया या नहीं? ऑर्थो क्रिसॉल, मेटा क्रिसॉल, पैरा क्रिसॉल, देखो सारे बोर्ड पर ये मिथाइल लगा है, आई होप आप समझ पा रहे हैं, क्रिसॉल, ठीक है। मेरे भाई इसी कैटेगरी में OH वाला भी है। फिनॉल के अगर मैं डाई सब्स्टिट्यूटेड आइसोमर लूं, 16th 17th, ये अलग अलग लिखे जाते हैं, इनका नाम अलग होता है दोस्त, इनका नाम अलग होता है। क्या होता है सुनो, वन ऑफ देम इज कैटीचॉल। अब कैटीकॉल बोलना है, कैटीकॉल बोल लो, ठीक है। अगला है रिसोर्सिनॉल, एंड द लास्ट इज क्विनॉल, क्विनॉल। अब आप कहोगे शकल तो दिखाओ, मेरे भाई कैटीचॉल है आर्थो वाला, रिसोर्सिनॉल है मेटा वाला, और क्विनॉल है पैरा वाला, पैरा वाला, हाइड्रोक्विनोन भी बोलते। ये कैटीचॉल आर्थो, रिसोर्सिनॉल मेटा, और ये पैरा। देख लें, बहुत ही सिंपल कैटेगरी के एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जो आपके सामने यहां मैं रख रहा हूं, और हम पहुंचे हैं मात्र किस पर, ये 15, 16, 17, 18 पर पहुंचे, ठीक है। आइए कुछ और कंपाउंड्स में आपको देता हूं। 19th में अगर आप ध्यान से देखें तो हम और ले सकते हैं, लाइक नॉन बेंजीनोइड ले सकते हैं। नॉन बेंजीनोइड मीन्स, look at this, I think you know its name, furan. It's aromatic, it's a 20th. Pyrrole, in pyrrole we would have nitrogen, and I think 21 लिखा जा सकता है, that is thiophene, and in thiophene we would have sulfur. Look at these 21 compounds, और इनका स्ट्रक्चर नाम के साथ साथ एक एक चीज आपको आनी चाहिए। इन्हें मैं हटाऊंगा, कुछ नए कंपाउंड लाऊंगा। आइए 21 के बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 22 मेरे भाई, लाइक हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड ले सकते हैं, पिरिडीन, वी ऑल नो ये पिरिडीन है। और ले सकते हैं हम, अगर बात ऐसी चल रही है, आप लोग घर में बना लीजिएगा, इनऑर्गेनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन, आई थिंक यू नो दैट क्या होता है, NH BH NH BH NH
BH। ठीक है, मैंने एक पर्टिकुलर उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया। आगे बढ़ते हैं। 24 मेरे भाई हम ले सकते हैं पॉलीन्यूक्लियर नैप्थलीन। क्या ले सकते हैं? नैप्थलीन। हम ले सकते हैं एंथ्रासीन। हम ले सकते हैं फिनेंथ्रीन। शायद इनके स्ट्रक्चर्स आपको अभी भी आपके दिमाग में हो। जीओसी में तो हमने खूब यूज किया था इनका, जीओसी में खूब थोक के भाव यूज किया था। ये देख सकते हैं, ये एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं और आपका कहीं ना कहीं इनसे मुलाकात आपकी तय है, हो जाएगी, हो सकती है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे इस कैटेगरी में। जैसे 26 हो गया, 27 पर चलते हैं। वन मोर इज एजुलीन, दैट इज नॉट बेंजीनॉइड, बट आई थिंक यू नो दैट कि इसका स्ट्रक्चर क्या था। डबल 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 डबल, इट इज एजुलीन, एरोमेटिक कंपाउंड। वापस चलेंगे, कुछ और कंपाउंड्स हैं मेरे भाई जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, जो आपको आने चाहिए। ओके, आई लाइक सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड इज अ वेरी पॉपुलर कंपाउंड मेरे भाई। ये एक बाय डिफॉल्ट चलता है। इफ समवन इज आस्किंग अबाउट सैलिसिलिक एसिड, तो बाय डिफॉल्ट हम आर्थो वाला ही बताते हैं, बाय डिफॉल्ट हम आर्थो वाला ही बताते हैं। लेकिन अगर वो बोलता है पैरा सैलिसिलिक एसिड, तो हम इसे एक दूसरे के पैरा पर रख देंगे। आर्थो सैलिसिलिक एसिड या केवल सैलिसिलिक एसिड, ये जो है अक्सर यूज होता है। सेम चीजें होती हैं, सैलिसिलिक एंड आर्थो सेम चीज मानी जाती है। ठीक है, अक्सर ऐसा यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट 29 मेरे भाई, मैं आपको बता रहा हूं डिस्प्रिन टैबलेट सुना होगा आपने, डिस्प्रिन। अरे पेन किलर है, दवाई मेडिसिन आपने कही होगी, उसी की फैमिली से महा इंपॉर्टेंट एस्प्रिन, पेन किलर, दर्द निवारक। पीछे वाला कह रहा हमें दे दो, हमें बहुत जरूरत है। मेरे भाई दर्द बाद में ठीक करना। देखो, अगर सैलिसिलिक एसिड के OH को आप ईस्टर बना दो, ईस्टर, तो मेरे भाई बनने वाली चीज होती है एस्प्रिन, पेन किलर। देखना, बड़े ध्यान से सुनना, सुनोगे तो फायदा होगा। अगर आप सैलिसिलिक एसिड के OH को ईस्टर बनाते हैं तो एस्प्रिन बनता है, जो कि होता है पेन किलर, एनाल्जेसिक, सही है, दर्द निवारक। लेकिन अगर आपने इसके एसिड का ईस्टर बना दिया, एसिड का ईस्टर बना दिया लाइक दिस, OH ऐसे ही रखो, इसका ईस्टर बना दिया आपने, तो मेरे भाई इट्स पॉपुलर कंपाउंड नोन एज ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। Okay, you can say it's a methyl salicylate. Look at this. It's a methyl salicylate. IUPAC नाम टाइप का बोल रहा हूं, मिथाइल एंड ओके, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन ये होता है। तो और कुछ कंपाउंड्स आपसे पूछे जा सकते हैं, चर्चा किए जा सकते हैं, उन पर भी हम आपका ध्यान लाना चाहिए। जैसे कि ऑयल ऑफ विंटरग्रीन बनने के बाद एक चीज है मेरे भाई, दैट्स वेरी पॉपुलर, वो हम ले सकते हैं एसिटिनलाइड। एसिटिनलाइड दरअसल ये दो कंपाउंड का एक तरीके का एनिलीन का अगर आप एसाइलेशन करते हैं तो जो बनता है दैट इज योर एसिटिनलाइड एंड पॉपुलर, बहुत यूज हुआ है। मूविंग फॉर नेक्स्ट, बहुत बार ये टर्म यूज होता है टोलुडीन। टोलुडीन मेरे भाई, क्या आपको लग रहा है टोलुइन और एनिलीन का मिक्सचर? आई मीन
दोनों ग्रुप हैं, मिक्सचर विक्चर नहीं। टोलुइन एंड एनिलीन, क्या तुम्हारे मुंह से OMP निकलेगा या नहीं? OMP बोलो, एक बार बोल दो, OMP, OMP। आर्थोटोलुडीन, दिस इज आर्थोटोलुडीन, NH2 and CH3। दिस इज मेटाटोलुडीन, दिस इज पैराटोलुडीन। तो आप देख सकते हैं, आइए हमने यहां एसिटिलाइड एंड टोलुडीन की भी बात की है। हम पहुंच गए हैं 32 तक। एक और लिखा जा सकता है मेरे ख्याल से, 33। 33 is a salicylic salicylic, you know salicylic acid, so I think you can make a guess about salicylic, OH and CHO। look at this, अगर ये एसिड हमारा एल्डिहाइड हो तो कंपाउंड होगा सैलिसल्डिहाइड। लुक एट बोर्ड, सैलिसल्डिहाइड। 33 कंपाउंड्स, ज्यादा टेंशन मत लीजिए, ज्यादा कंपाउंड्स नहीं हैं। ये तो इंपॉर्टेंट है यार, पूछा जा सकता है, इसलिए अपन रिस्क नहीं लेना चाहते। आइए कुछ कंपाउंड्स और लिख लेते हैं, 2-4 मुझे याद आ रहे हैं। लाइक वन ऑफ देम इज DDT। DDT आपको पता है ये कीटनाशक होता है, इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड, सावधान रहना आप लोग, इंसेक्टिसाइड है, कीटनाशक। मेरे भाई डायक्लोरो डायफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, इसका नाम बोला है मैंने पूरा, डायक्लोरो डायफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ओके, सो ये ऐसा कुछ होगा, Cl Cl Cl। दिस इज योर DDT। ओके, नाउ गोइंग फॉर नेक्स्ट वन। कुछ आप लोग लिख कर लाओ यार, सब मैं ही लिख दूंगा तो कैसे चलेगा, ढूंढ के लाइएगा। चलिए आपको देता हूं मैं कुछ, ठीक है, जगह छोड़ देना अच्छी खासी, जब ढूंढना तब लिखना। मेरे भाई फिनोप्थलीन, नाम तो सुना ही होगा, फिनोप्थलीन इंडिकेटर होता है, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। पीछे वाला कह रहा है हमने तो मिथाइल ऑरेंज करके भी इंडिकेटर सुना है तो उसे भी ढूंढ के लाना। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, उसे भी लेके आना, क्या दिक्कत है क्या कोई दिक्कत? ये अभी हम करेंगे। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी करिएगा आप मेरे भाई। एक्सप्लोजिव होता है, TNT, नाम तो सुना ही होगा, TNT, ट्राई नाइट्रोटोलुइन। ये क्या है? एक्सप्लोजिव, विस्फोटक, विस्फोटक है मेरे भाई। हाँ, ऐसा, इसे बनाते समय सावधानी रखना। ये टोलुइन है, इसके आर्थो और पैरा पर NO2 लगा है। ध्यान से नाम बोलेंगे तो 246 ट्राई नाइट्रोटोलुइन। देख लें, मात्र 37 ही हुए हैं, मैं 40 करना चाहूंगा तो ये मैं हटा रहा हूं। 2 मैंने बीच में आपके लिए छोड़ दिए, फिनोप्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, ध्यान से देखें, अच्छी तरीके से लिखें, लिख करके लाएं। आगे बढ़ रहा हूं, आइए आगे बढ़ते हैं। हम 37 तक कर चुके हैं, 38 पर चलते हैं। वो क्या था अपना वो था TNT, पिक्रिक एसिड। मेरे भाई बहुत पॉपुलर कंपाउंड है, नाम जरूर सुना होगा आपने, OH, NO2 NO2 एंड NO2। आप चाहें तो इसका नाम उससे भी लिख सकते हैं, 246 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ये है पिक्रिक एसिड, बहुत पॉपुलर है मेरे भाई। और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम और भी कंपाउंड लिख सकते हैं। लाइक एक और आप लिख कर लाना, ढूंढ कर लाना, पैरासीटामोल। पैरासीटामोल,
पैरासीटामोल आपको पता है शायद एंटीपायरेटिक, बुखार वाली, और पेन किलर भी मिक्स होता है इसमें। पैरासीटामोल, पैरा एसिटाइल, पैरासीटा, पैरा पर स्टिफिकेशन कराया गया है, ढूंढिएगा पैरासीटामोल। आइए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। वन ऑफ द थिंग इज क्लोरामाइन टी। Chloramine tea is one of the aromatic compound which is actually used as antiseptic, इसका भी आप स्ट्रक्चर बनाइएगा। चलिए ज्यादा नहीं करेंगे भाई साहब, आप टेंशन मत लीजिए। एक मेरे भाई है सैक्रीन। ये आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है। क्या होता है ये? आर्टिफिशियल स्वीटनर। हाँ, जो चीज मीठी नहीं है ये डाल दीजिए, क्या खतरनाक मीठी हो जाएगी। आर्टिफिशियल स्वीटनर, एंड दैट इज योर सैक्रीन। इट्स कंपाउंड नंबर 41। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा या पूछना चाहूंगा, सिनेमिल्डिहाइड कर देते हैं। सिनेमिल्डिहाइड मेरे भाई सारे लोग देखें, वैसे आप परकिन में ये बना चुके हो, याद करो परकिन का प्रोडक्ट यही था, परकिन का सिनेमिक एसिड था। हमने एक एल्डोल में रिएक्शन पढ़ी थी, छोटी सी क्लेजन रिएक्शन, उसका सिनेमिल्डिहाइड था। और अगला वाला जो है वो परकिन का था सिनेमिक एसिड, and that would be CHCOOH। ओके, तो ये है आपके 43 हो गए, तो 2 और लिख लेते हैं यार, काहे को 43 पर छोड़े, अच्छा नहीं लगता। लुक एट 44 मेरे भाई, बहुत पॉपुलर कंपाउंड है अल्फा नेप्थॉल। आपके भेजे में जा रहा होगा कि पक्का ये नेप्थलीन से रिलेटेड है। यस मेरे भाई, ये जो जंक्शन है ना, जंक्शन बिल्कुल एक जैसा है। देखो जरा, ये ऊपर वाला और नीचे वाला जंक्शन बिल्कुल एक जैसा है। इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ पोजीशन अल्फा है। अल्फा डायरेक्ट जुड़ा हुआ अल्फा है, उसके आगे वाला बीटा है। तो किसी भी अल्फा पर OH लगा हो तो वो अल्फा नेप्थॉल होगा। किसी भी OH पर अगर ऐसा लगा है तो वो अल्फा नेप्थॉल होगा। मेरे भाई अगर हम 45 में करें तो ऑब्वियसली आप समझ गए, दैट वुड बी बीटा नेप्थॉल, जो हमने यूज किया था डायजो टेस्ट। दैट वुड बी एट अनदर कार्बन ऑन रिंग, ये है बीटा नेप्थॉल। और बस खत्म हो गया भाई साहब, बहुत हुआ। तो चला गया, अब हाफ सेंचुरी लगा दो। अरे आप थोड़ी जगह छोड़ देना, याद आते रहेंगे कंपाउंड, अपन लिखते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। एक है बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। ये तो मैंने ऐसे IUPAC नाम लिख दिया। क्या आप देख रहे हैं बेंजीन पर CN, इसकी हमने चर्चा नहीं की थी, सही है। बेंजोनाइट्राइल भी बोल सकते हैं, बेंजोनाइट्राइल। So this is all about few aromatic compounds. What I believe is कि आपको इसमें 75% स्ट्रक्चर्स या 65% स्ट्रक्चर्स पहले से आते हैं, तो अच्छी बात है। बाकी 25 या 35% जो स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें आप थोड़ा थोड़ा करके सुबह उठने के बाद 2 और शाम को सोने से पहले 2 बस यूज करिए। देखिए 10 दिन में आपको आराम मिलेगा, सारे के सारे स्ट्रक्चर आपके दिमाग में आ जाएंगे। ठीक है, तो मेरे भाई हम आगे बढ़ेंगे और अब चालू करेंगे इस चैप्टर में किस टाइप की रिएक्शंस होती हैं, क्या होता है, ये सब जानने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सो कई सारे कंपाउंड से मुलाकात करने के बाद अब हमारा टॉपिक होगा कि आखिर एरोमेटिक कंपाउंड किस टाइप की रिएक्शन शो करते हैं। पहले हम ये सीखेंगे और फिर हम ये भी सीखेंगे कैसे करते हैं। चलिए, सो लुक एट बोर्ड।
reactions shown by aromatic compounds. Reactions shown by aromatic compounds. ठीक है, सारे लोग देखिएगा मेरे, मजेदार चीज। ठीक है, चले मैं यहां से स्टार्ट करूंगा। एरोमेटिक कंपाउंड में हम जब भी एरोमेटिक की बात करते हैं तो हमारा ख्याल बेंजीन का जरूर आता है। एंड हम सारे लोग बेंजीन, हम जानते हैं कि बेंजीन इज अ न्यूक्लियोफाइल। वी ऑल नो कि ये न्यूक्लियोफाइल है, दैट्स फाइन, यस। तो मेरे भाई ये भी क्लियर है कि इस पे अटैक करने वाला कौन होगा, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अच्छी बात है मेरे भाई। लिखने को ऐसा लिख दिया जाता है कि E प्लस इलेक्ट्रोफाइल, बट यू ऑल नो कि कोई भी केटायन हो, कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक, जैसे ये मैंने लिखा था E प्लस, इसके साथ इसका कोई कंजुगेट पार्ट, नेगेटिव वाला पार्ट इसके साथ जरूर होगा। सही है या नहीं? तो जैसे मान लीजिए मैंने लिखा XY, दैट इज योर इलेक्ट्रोफाइल, दैट इज योर इलेक्ट्रोफाइल। सारे लोग देखें। एंड लेट अस कंसीडर दैट X इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट, X इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट एंड Y इज इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट। एज मैं अगर आपको बोलूं ICl, लुक एट I क्या हो गया आपका X, क्योंकि वो पार्शियल प्लस लेकर आएगा। Cl क्या हो गया Y। ICl का नेचर क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक। Br2 तुमने क्या माना है, पूरी ऑर्गेनिक खत्म होने को आ गया, इलेक्ट्रोफिलिक। Cl2 इलेक्ट्रोफिलिक, ICl इलेक्ट्रोफिलिक, BrCl इलेक्ट्रोफिलिक, HCl इलेक्ट्रोफिलिक। तो आप समझ रहे इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी कुछ इस टाइप की। चलिए आपको समझाने के लिए मैं एक और बेहतरीन चीज लेते हैं। मैं यहां एक डबल लगा लें, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, सारे लोग देखें। एंड वी ऑल नो ये एरोमेटिक नहीं है, वी ऑल नो ये एरोमेटिक नहीं है, और हम इसे कंपेयर कर रहे हैं एक एरोमेटिक कंपाउंड के साथ। एंड इट्स वेरी वेरी इजी, बहुत आसान है मेरे भाई। ये प्लस ये माइनस, ठीक है, ये भी न्यूक्लियोफिलिक है, ये भी न्यूक्लियोफिलिक, नो इश्यू विद दैट। ध्यान से सुनिएगा, अभी तक आपने जो पढ़ा है उसके हिसाब से आपको क्या बताया गया था। याद है XY किस तरीके से पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अप्रोच करता था, यह अप्रोच करेगा, पहले स्टेप में Y को पड़ जाएगी लात। आई थिंक आपको याद होगी पूरी बात। क्या बात है? आइए क्यों ना मैं एक काम करूं कि ये वाला पार्ट मैं नीचे दिखाऊं मैकेनिज्म की हेडिंग डालकर, अच्छा रहेगा। चलिए सारे लोग देखिए, मुझे पता है ये सब आपको आता है XY। अब क्वेश्चन में अपन छेड़छाड़ नहीं कर रहे, ठीक है। आपको याद होगा X की टाइप पर डिपेंड करता था, X की टाइप पर डिपेंड करता था NCC बनेगा या CC बनेगा। फिलहाल अभी हम उस पर बहुत ज्यादा नहीं जा रहे हैं। कुछ भी बने, कुछ भी बने, क्या आपको याद है यहां पर उसके बाद Y माइनस अटैक कर जाता था, उसके बाद Y माइनस अटैक कर जाता था। XY था एक इलेक्ट्रोफाइल, XY था एक इलेक्ट्रोफाइल, इसलिए इस रिएक्शन को हमने बोला था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मेरे भाई जब हम बेंजीन की बात करते हैं यहां पर, तो इसके लिए भी मैं मैकेनिज्म लिखने जा रहा हूं, सारे लोग रिलेट करेंगे। सारे लोग देखिए, ये XY है, ये X पर कैटायनिक पार्ट है, ये Y एनायनिक पार्ट है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी Y को लात मार देता है, बिल्कुल वैसे। और यहां पर एक रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कैटायन बनेगा। You all know that this cation is dispersed
over 5 atoms, 1 2 3 4 5, over 5 p orbitals. It would be even better to say 5 p orbital, 1 2 3 4 5. सही है, सब कुछ सही है, इसके आर एस वार एस बनाते रहना. नाउ यू हैव टू थिंक फॉर ऑप्शंस विच you have to think about options of y माइनस के ऑप्शंस क्या क्या है, ये आपको सोचना होगा. एक तो आप ये बोलोगे मुंह उठा के कि उसी पे अटैक करा दो, एक तो आप ये बोलोगे अरे अटैक कराओ प्लस माइनस बॉन्ड बनाओ. एक अगर आपके पास बुद्धि नाम की चीज है तो आप ये भी कह सकते हो कि सर y जो है ना वो h ले, H प्लस लेगा. क्या लेगा बताइए? H प्लस. अगर कोई H प्लस लेगा तो मेरे भाई इस कार्बन पर माइनस आएगा, और क्या ये माइनस प्लस वापस बॉन्ड बन जाएगा या नहीं? सारे लोग देखेंगे, सारे लोग देखेंगे. Y माइनस यहां का H प्लस ले ले. अगर Y माइनस यहां से H प्लस लेता है तो इस कार्बन पे आने वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी धीरे धीरे इसके साथ बॉन्ड बना रही होगी और आपको ये मिलेगा. तो अगेन यहां आपने क्या कर रखा है? वही ऊपर वाला काम, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन. और यहां क्या किया? अरे यहां किया क्या तुमने? H की जगह क्या लगा दिया? X. तो मेरे भाई ये रिएक्शन जो है ये है वन काइंड ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. चलिए अब आपको ये जानना है, सोचना है और पता करना है कि ये जो ऊपर वाली रिएक्शन है और ये जो नीचे वाली रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन आसानी से हो सकती है. थिंक अबाउट दिस. फर्स्ट स्टेप तो इसके लिए भी वही है, इसके लिए भी वही है, लेकिन नाउ थिंक अबाउट दीज टू स्टेप्स. ये आसान है या ये आसान? एंड डेफिनेटली यू कैन सी कि इन दिस सेगमेंट आप एडिशन करा रहे हो, लेकिन अगेंस्ट द एरोमेटिसिटी, इस स्टेप में एरोमेटिसिटी रिकवर नहीं हुई है, और इस स्टेप में एक नॉन एरोमेटिक कैटायन एरोमेटाइज हो गया है, एरोमेटिक कंपाउंड में आ गया है. इसीलिए मेरे भाई, इसीलिए ये हाई एनर्जी बैरियर पाथ है, ये आसानी से नहीं होने वाला है, जबकि ये रिलेटिवली आसानी से हो जाता है. इसलिए आप देखेंगे दैट एरोमेटिक कंपाउंड्स डू नॉट प्रेफर एडिशन रिएक्शंस. एरोमेटिक कंपाउंड्स डू नॉट प्रेफर एडिशन रिएक्शंस. एंड समझदार के लिए काफी सारा, दे अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. They oftenly follow electrophilic substitution reactions. देखें भाई साहब क्या बिंदास, सब कुछ आपकी आंखों के सामने, सब कुछ आपकी आंखों के सामने है. तो ए वाला तो ठीक है, ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, चलेगा. बट वंस योर कंपाउंड इज एरोमेटिक, it would prefer substitution reaction as its primary reaction. मेरे भाई याद रखें, एडिशन रिएक्शन is not shown by aromatic compounds. जब भी ऐसा बोला, मैं अभी ये लिखाऊंगा भी, जब भी ये बोला या लिखाया जाता है तो बाय डिफॉल्ट एक स्टेटमेंट आ जाता है. सारे लोग सुने, मैं यहां पर लिख रहा हूं दैट एरोमेटिक कंपाउंड्स डू नॉट शो. अब इस लाइन को थोड़ा तमीज से लेना. डू नॉट शो एडिशन रिएक्शन, डू नॉट शो एडिशन रिएक्शन. ये लाइन सही है, कहीं भी आए टिक कर देना. लेकिन फिर भी और एरोमेटिक में आप 1 2 3 रिएक्शन शायद एडिशन की पढ़ ले तो नोटिस करना, उन रिएक्शंस में आप हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर कंडीशन को मेंटेन करते हैं. हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर कंडीशन को मेंटेन करते हैं ताकि वो हाई एनर्जी बैरियर जो रिक्वायर्ड है वो मिल सके. अदरवाइज इफ देयर इज नॉर्मल कंडीशन, आप एडिशन तो नहीं करोगे बॉस. और क्या करोगे वो मैं यहां सेकंड पॉइंट में लिख रहा हूं, ठीक है. एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एरोमेटिक कंपाउंड्स अंडरगो
and undergo substitution reactions. Substitution reactions, ये है ना मेरे भाई। कंक्लूजन आपकी आंखों के सामने है। अब हम फोकस करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एरोमेटिक कंपाउंड्स। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड ये देखिए मैकेनिज्म आपके पास सब्स्टिट्यूशन की है। ये एरोमेटिक कंपाउंड में सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है उसकी मैकेनिज्म है। तो ये हटा के मैं हेडिंग डालूंगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन एरोमेटिक कंपाउंड्स, कैसे कैसे होता है वो हम उसकी बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और दिस पॉइंट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन एरोमेटिक कंपाउंड्स। मेरे भाई आपने ऐसा बिल्कुल आप दिमाग चला सकते हैं, आप ऐसा सोच सकते हैं कि भाई आप इतना स्पेसिफिक इसे लिखो ना, अगर एरोमेटिक कंपाउंड न्यूक्लियोफाइल है तो उस पर अटैक कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। दैट्स फाइन मेरे भाई, यही एक सरप्राइजिंग पॉइंट यहां आएगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एरोमेटिक कंपाउंड्स दो टाइप के हो सकते हैं। टू पॉसिबल सब्स्टिट्यूशन, मजेदार है, अब बुद्धि लगाना चालू कर दो। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कैन बी सीन इन एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब मेरे भाई ये आपको समझना पड़ेगा ये क्या बात है और ये कैसी बात है। आइए, फर्स्ट इज, पहला है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, यार ये विचलित करने वाली हेडिंग है। ये हेडिंग आपको थोड़ा सा सरप्राइज कर सकता है। SNAR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक कंपाउंड। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक कंपाउंड, सोचो जरा इस हेडिंग का मतलब, आप विचलित हो जाएंगे, आपके पेट में अजीब सा होने लगेगा। यह कह रहा है कि बेंजीन के पास कोई न्यूक्लियोफाइल जाएगा। यह कह रहा है, यह हेडिंग का मतलब है बेंजीन के पास कोई न्यूक्लियोफाइल जाएगा, उस पर लगे हुए किसी न्यूक्लियोफाइल को हटाएगा तो खुद लग जाएगा। आप इससे पहले भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 SN2 पढ़ चुके हैं। आपने देखा RH पर OH माइनस जाता था, OH माइनस, X को हटाता था लग जाता था। अरे वहां चलता है, वहां RH इलेक्ट्रोफाइल था, इसलिए न्यूक्लियोफाइल का जाना समझ में आता था। यहां मुद्दा क्या है, यहां आपका एरोमेटिक कंपाउंड आपको लगता न्यूक्लियोफिलिक है, तो उस पे न्यूक्लियोफाइल जाएगा कैसे? यह है सबसे इंटरेस्टिंग बात। मेरे भाई पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, अभी तो हेडिंग डाल लेते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, और मेरे भाई इसे EAS के नाम से भी बहुत ज्यादा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इस नाम से भी बहुत ज्यादा पॉपुलर। अच्छे बच्चे को सेकंड वाले में कोई इश्यू नहीं है, एरोमेटिक कंपाउंड है, इलेक्ट्रोफाइल जा सकता है। अरे आपको कुछ करना ही नहीं हो तो खुद वो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल चला जाएगा। तो मेरे भाई सेकंड वाली रिएक्शन इज अ वेरी ऑब्वियस रिएक्शन, बट इन केस ऑफ फर्स्ट, एक अच्छा बच्चा कह रहा है सर सुनो मेरी बात, एरोमेटिक कंपाउंड के पास न्यूक्लियोफाइल तब तक नहीं जाएगा जब तक आप उस एरोमेटिक कंपाउंड को इलेक्ट्रोफिलिसिटी उसमें क्रिएट करके ना दो। जब तक इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम नहीं होगी तब तक न्यूक्लियोफाइल उसके पास नहीं जाएगा। क्या आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि ऊपर वाला जो सेगमेंट है वो कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में ही हो पाएगा? ऊपर वाला जो सेगमेंट है वो कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में ही हो पाएगा, और नीचे वाला जो है बहुत कॉमन सा फिनोमेना है, ये हो जाएगा आराम से। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप अगर ऐसा सोच रहे हैं। एरोमेटिक में
95% रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की दिखेंगी आपको, 5% न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की दिखेंगी, लेकिन वो भी किसी खास कंडीशंस के साथ। तो मेरे भाई आज ये दो चीजें हैं, ये दो हम खत्म कर लेंगे, एरोमेटिक खत्म हो जाएगा। ये दो हम खत्म कर लेंगे, एरोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो आज हमारा प्रयास है कि हम ये खत्म करें, ऊपर वाला 5% 7% योगदान है इसका। तो हम आज स्टार्ट करेंगे SNAR, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट विद SNAR। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे आज, हम ये पढ़ेंगे, और अगर आज ये खत्म हो जाता है तो अगली क्लास से ये चालू करेंगे, तो बहुत इजी है। SNAR को पढ़ते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है? व्हेन ए न्यूक्लियोफाइल, बताइए, सब्स्टिट्यूट्स अनदर, सही बात है, अटैच्ड ऑन एरोमेटिक रिंग, सही बात है, is known as SNAR, is known as SNAR। करेंगे इसकी डिटेल में बात। कुछ ऐसा है इसके सिम्टम्स और लक्षण। ये है कोई लिविंग ग्रुप, साइड में लगा देते हैं, ये है कोई लिविंग ग्रुप, इस पे आया है कोई न्यूक्लियोफाइल, कैसे आया, कैसे पहुंचा, क्या किया, सब करेंगे। अभी तो ऐसे ही लिख रहे हैं अपन थ्योरेटिकल। ये आंसर आ गया, SNAR आप सारे लोग देख ले। ठीक है, कैसे हो पाएगा उस पर बात करेंगे हम। ठीक है, तो ये एक बहुत हल्की फुल्की डेफिनेशन लिख ली इसकी, इसके बारे में बातचीत करें। SNAR, जैसे मैंने पहले आपको पढ़ाया था सब्स्टिट्यूशन, SN1, SN2, SNI, SNNGP, SNI-, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बहुत सारे पॉसिबल रास्ते थे। वैसे मेरे भाई यहां भी है बहुत सारी पॉसिबल मैकेनिज्म्स, सारे लोग देखेंगे पॉसिबल मैकेनिज्म्स, सारे लोग देखिएगा। SNAR के लिए पॉसिबल मैकेनिज्म मतलब पॉसिबल पाथवे, कितने रास्ते हैं जिनसे हम जा सकते हैं। आइए एक एक करके समझते हैं। मेरे भाई फर्स्ट मैकेनिज्म, ध्यान से सारे लोग बोर्ड पर देखेंगे। दिस मैकेनिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड एज SN2AR, सारे लोग देखें, SN2AR स्लैश। दिस मैकेनिज्म कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज SNAE mechanism slash. This mechanism can also be represented as IPSO mechanism. सारे लोग देखो मेरे भाई, ये तीन मैकेनिज्म नहीं है, ये एक ही मैकेनिज्म के तीन नाम हैं। You can use word SN2AR, I mean bimolecular aromatic nucleophilic substitution, and SNAE you can clearly explain it by addition, elimination. You can find out substitution, nucleophilic substitution, and IPSO थोड़ी देर में बताऊंगा IPSO का मतलब। ये पहली मैकेनिज्म के ही तीन नाम है, कभी ऐसे बोल दिया जाएगा, कभी ऐसे, कभी ऐसे। तो विचलित मत होना, मैं कह रहा हूं मत होना विचलित। सेकंड पाथवे है मेरे भाई SN1AR मैकेनिज्म, SN1AR मैकेनिज्म, और इसका एक और नाम है एराइल केटायन मैकेनिज्म, एराइल केटायन मैकेनिज्म। एंड अगला मैकेनिज्म, नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंगली लास्ट पॉसिबल मैकेनिज्म फॉर SNAR। क्लियर, सारे लोग देखें, इट इज SNEA, ध्यान से देखें सारे लोग, SNEA बोल सकते हैं इसे। एलिमिनेशन फॉलोड बाय एडिशन, पहले एलिमिनेशन होगा फिर एडिशन होगा, ओवरऑल लिक्विड सॉल्यूशन। इट इज आल्सो कॉल्ड
बेन CINE, साइन सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, साइन सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। तो मेरे भाई आपको SNAR के लिए ये 3 रास्ते मिल सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सी वाली मैकेनिज्म जो थर्ड मैकेनिज्म है वो IIT JEE के सिलेबस से बाहर हो चुका है। थर्ड वाली जो मैकेनिज्म है वो IIT JEE के सिलेबस से बाहर हो चुका है। तो हम जब A और B कर लेंगे तो हम C के 3-4 रिएक्शंस कर लेंगे, ये देखने के लिए कि क्या बाहर हुआ है IIT से, ठीक है। SNA की 2-3 क्वेश्चंस तो करेंगे देखने के लिए कि क्या हुआ बाहर। आइए पहले हम, अरे मतलब ऐसा नहीं कि सर क्या वो खराब था, नहीं अच्छा है, सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, पहले हुआ करता था, पहले IIT में था। तो मेरे भाई अब हम एक एक करके चालू करेंगे। फर्स्ट मैकेनिज्म इज गोइंग टू बी स्टार्ट, दैट इज SN2AR, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। SN2AR, SN2AR मैकेनिज्म। सारे लोग पहले बात को सुनना समझना सीखना, ठीक है मेरे भाई। किसी रिएक्शन की ही तो मैकेनिज्म लिखोगे। मैंने आपको ये देखो, ये Cl इज अ लिविंग ग्रुप एज यूजुअल, वी ऑल नो Cl इज अ लिविंग ग्रुप। ये A रिएक्शन, इस पे मैंने डाला NaOH। क्या आप देख पा रहे हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक है, ओके, ये न्यूक्लियोफाइल है, और ये वाला Cl ओवरऑल खींचता है, लेकिन ऐसा थोड़े करता है कि पूरे इलेक्ट्रॉन खींच के उसे इलेक्ट्रोफाइल बना देता है। ये भी न्यूक्लियोफिलिक। आपको याद हो अभी तक आपने इसका आंसर नो रिएक्शन ही दिया है, आपने इसका आंसर नो रिएक्शन ही दिया है, और बुक्स में ये लिखा हुआ है और आपने भी ये बोला है कई बार कि Cl रेजोनेंस करता है, इसकी वजह से इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसकी वजह से NaOH इसे हटा नहीं पाता। ये सारी बातें सही है, लेकिन इसमें एक चीज जरूर इन्वॉल्व है, वो है इस OH- का इस कंपाउंड तक अप्रोच। वो भी टफ होगा बिकॉज बोथ आर न्यूक्लियोफिलिक, ये भी न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल। तो चलिए एक वाक्य सुनाता हूं, सुनेंगे, बोलिए। मेरे भाई NaOH को इतनी कहानी पता नहीं थी कि यहां रेजोनेंस होता है, यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। NaOH तो बस चौड़ा होकर कोई भी हेलोजन मिले उसे ऐसा एंटी बॉन्डिंग पे लात मार देता था। एंटी बॉन्डिंग पे लात मतलब जानते हो, SN2 करा देता था। एक दिन NaOH की मुलाकात इससे हो गई। NaOH ने इससे कहा कि भाई सामने से हट जाओ, नहीं तो तुम्हारा Cl में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। इसने इसे धमका दिया, क्लोरोबेंजीन है, चलो तुम्हारे जैसे 25 दे के हटो यहां से। NaOH भागता हुआ मेरे पास आया, उसने कहा सर आज बड़ा अजीबो गरीब हुआ है। मैंने कहा क्या हो गया, उसने कहा, इसने बोला आज बहुत अजीबो गरीब हो गया। मैंने कहा क्या हुआ, उसने कहा सर एक क्लोराइड ने मेरे को भगा दिया। मैंने कहा डैश, तुम एक क्लोरीन से डर के आए हो? कहां तुम बोलते हो कि तुम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो और मौका लगे तो एलिमिनेशन कर सकते हो। इसने कहा सर 2 मिनट दीजिए, मैं तो आपके पास आ रहा था इसलिए सोचा लेट नहीं हूं, 2 मिनट दीजिए, मैं जाता हूं अभी उस Cl को निपटा कर आता हूं। मैंने उसे कहा ऑल द बेस्ट। मेरे भाई वो गया लेकिन आया नहीं। ये गया लेकिन ये आया नहीं। आई तो इसकी न्यूज, मेरे भाई कोई 1-2 घंटे बाद इसकी न्यूज आई, लोकल हॉस्पिटल के ICU वार्ड में NaOH को एडमिट किया गया। ये वहां एडमिट किया गया था। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? मैं वहां पहुंचा, भाई साहब वहां पूरी बॉडी इसकी पट्टियों से लपटी हुई, मम्मी बनाकर इसे वहां लिटा रखा था। मैं गया, जाते ही मुझे पहचान में नहीं आया। मैंने कहा NaOH? कह रहा हाँ सर, और इमोशनल हो गया, रोने लगा। मैंने कहा क्या हुआ, सच सच बताओ। कह रहा सर मैं उस कंपाउंड के पास गया। मैंने कहा अच्छा फिर? कह रहा मैंने लेफ्ट से ट्राई किया, राइट से ट्राई किया, ऊपर से ट्राई किया, नीचे से ट्राई किया, आगे से ट्राई किया, पीछे से ट्राई किया। मैंने कहा फिर? कह रहा फिर उसने ट्राई किया, क्लोरोबेंजीन ने ट्राई किया। मैंने कहा फिर? कह रहा फिर क्या, फिर आपके सामने पड़ा हुआ हूं। मेरे भाई बहुत बुरी मार लगी थी इसे। मैंने NaOH को कहा कोई बात नहीं,
तुम ठीक हो जाओ, फिर तुम्हें मैं भेजता हूं उसके पास। इसने कहा सर अब मैं नहीं जा रहा उसके पास। ध्यान से सुनना, इसने कहा अब मैं नहीं जा रहा उसके पास। मैंने कहा क्या क्या दिक्कतें आई थी? कह रहा सर मैं उधर जा रहा था ना, तो जाने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, ऐसा लग रहा था रिपल्सन सा लग रहा है। मैं फिर मेरे भाई देखिए ये खुद जाने को तैयार नहीं है फिर, लेकिन ये कह रहा सर बदला लेना है। मैंने कहा एक काम करो, तुम ठीक तो हो जाओ पहले, इस हालत में बदला ले नहीं सकते तो। मेरे भाई सीएल को मैं जनरलाइज कर देता हूं, कोई भी लिविंग ग्रुप ले लो। मैंने इससे कहा न्यूक्लियोफाइल से तुम ठीक हो जाओ, फिर हम हटाएंगे इस एलजी को। इसने कहा सर आप चलोगे? मैंने कहा मेरे को जाने की आवश्यकता नहीं है, ये ऐसे ही हटेगा। कह रहा सर कैसे? मैंने कहा इसकी फील्डिंग सेट करते हैं। क्या करते हैं? सेट, इसकी फील्डिंग सेट करते हैं। मैंने कहा इसके घर के सामने अपन अपना एक बंदा खड़ा कर देते हैं और इसके घर के बाजू में भी अपन अपना बंदा खड़ा कर देते, इधर भी बंदा खड़ा कर देते। याद रखना फील्डिंग सेट होनी चाहिए, 3 से सेट हो सकती है, 2 ग्रुप से भी फील्डिंग सेट हो सकती है, कोई भी 2 ग्रुप ले लो। 1 ग्रुप से भी फील्डिंग सेट हो सकती है, तुम चाहे एक आर्थो ले लो चाहे एक पैरा ले लो, फील्डिंग सेट होना चाहिए। अभी पूरा मतलब समझ में आएगा, रिलैक्स। न्यूक्लियोफाइल को मैंने कहा तुम ठीक होकर हॉस्पिटल से आओ, तब तक मैं इसकी फील्डिंग सेट कर देता हूं, कुछ बंदे अपने बिठा देता हूं, फिर तुमसे भी घटिया न्यूक्लियोफाइल जाकर इस एलजी को लात मार के निकालेगा। इसने कहा सर वो सब ठीक है, लेकिन ये एश्योर कर लेना ये बंदे अपने ही हो। मैंने कहा भाई इतना डरने की जरूरत नहीं, ये बंदे अपने ही। मेरे भाई ये है वो स्पेसिफिक कंडीशन जब होती है ये रिएक्शन। देखिए क्या है, ऐसे केस में एलजी को सफलतापूर्वक निकाला जाता है। याद रखना यहां 3 जेड होंगे तो बहुत अच्छी बात, 2 जेड होंगे तो भी रिएक्शन होगी, 1 जेड होगा तो भी रिएक्शन होगी, लेकिन स्पेसिफिक पोजीशंस हैं। अगर एक भी जेड नहीं है तो नो रिएक्शन होगा। आप डेफिनेटली ये जानना चाहेंगे कि ये जेड क्या है, एलजी क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, तो मैं आपको बताना भी चाहता हूं। देखिए वेयर मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो आप इन सब के बारे में डिटेल में जान सकते हैं। क्या एक बात बताओ, न्यूक्लियोफाइल इस कंपाउंड के करीब जा पाए उसके लिए जरूरी है या नहीं कि जेड इलेक्ट्रॉन खींचने वाला हो? जेड इलेक्ट्रॉन खींचने वाला हो तो मेरे भाई इट्स वेरी वेरी कॉमन सेंस, जेड मस्ट बी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे तो इस रिंग में काफी ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर कम हो जाएगा और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करने लगेगा इसके सामने और ये अटैक कर जाएगा। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं क्या क्या हो सकता है। जेड आपका NO2 हो सकता है, जेड आपका CN हो सकता है, जेड आपका एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है भाई। और बताऊं जेड आपका हेलोजन भी हो सकता है, क्योंकि भैया फ्लोरीन भी ले लो, लोग फ्लोरीन, ये भी तो नेट विड्रॉइंग होते हैं। लिविंग ग्रुप तो तुम्हें मालूम है, एक न्यूक्लियोफाइल भी तुम्हें मालूम है। न्यूक्लियोफाइल मैं लिख देता हूं, लाइक OH माइनस, OR माइनस, NH2, ठीक है, अमोनिया, वाटर, देखते रहो, घटिया न्यूक्लियोफाइल भी यहां पर है, CN माइनस। न्यूक्लियोफाइल वही है पुराने जो तुमने न्यूक्लियोफाइल पढ़े, लिविंग ग्रुप भी वही है जो तुमने पढ़े, बट एक चीज समझना होगा, फील करना होगा। यू कैन यूज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड ऑल दोज जिसकी फील्डिंग सेट है। मेरे भाई लाइक आप देखो फ्लोरीन, आप कहते हो सर फ्लोरीन तो घटिया लिविंग ग्रुप होता था, मेरे भाई इसकी फील्डिंग सेट है, वो भी हटेगा, दौड़ दौड़ कर हटेगा। मेरे भाई और भी हो सकते हैं लिविंग ग्रुप जिनके भी फील्डिंग, अब आपको फील्डिंग सेट का क्या मतलब है? सुनो, ऐसी चीज जिसके आर्थो और पैरा पर सबसे ज्यादा EWG लगे हैं, उसकी फील्डिंग सेट है वही लिविंग ग्रुप। जिसके भी आर्थो और पैरा पर
सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा, वही आपका क्या है, लीविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा और वो हटेगा। मेरे भाई देख लो, जेड भी है, एलजी भी है, न्यूक्लियोफाइल भी। ये आपको सेगमेंट SN2AR तभी मिल सकता है जब कम से कम एक जेड हो, तभी ये रिएक्शन हो सकती है, अदरवाइज आंसर है नो रिएक्शन। तो मेरे ख्याल से अब आप इसकी मैकेनिज्म जानना चाहते हैं कि ये होता कैसे। ओके, तो ये मजेदार सेगमेंट, यहां पर हम एक जेड यहीं से ले लेंगे, एक एलजी यहां से ले लेंगे, एक न्यूक्लियोफाइल यहां से ले लेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं एक जेड, एक एलजी, एक न्यूक्लियोफाइल ले लेता हूं मैं यहां से, सारे लोग देखिए, अगर मैं एक यहां से पिक कर लूं तो हमारी जो रिएक्शन बनेगी सी रिएक्शन, दैट वुड बी व्हाट, Cl NO2 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 एंड न्यूक्लियोफाइल कुछ ले लो, उधर से OH माइनस ले लो, इट्स OH माइनस। मेरे भाई बहुत स्मूथ रिएक्शन होगी, तीन लोगों से फील्डिंग सेट है। ओके, ये देखें बुक्स में ऐसा आंसर लिखा होगा, देख लें आप, NO2 एंड OH एंड से क्लियरली पिक्रिक एसिड। ठीक है, आप यहां तर्क दे सकते हो सर यहां सॉल्ट आना चाहिए, O पर माइनस आना चाहिए, मीडियम बेसिक है तो ये O का H छीन लेगा, दैट्स फाइन, सही है, ये H आखिरी में बाहर से डाला गया होगा, एग्रीड। मेरे भाई ये है वो रिएक्शन जिसकी हम लिखेंगे मैकेनिज्म, इसकी हम क्या लिखेंगे, मैकेनिज्म। लेकिन मेरे भाई आज हमने सोचा हम SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन खत्म कर पाएंगे, बट आज ये खत्म नहीं हो पा रहा है, समय हो गया है। तो अगली क्लास में हम इस रिएक्शन की करेंगे मैकेनिज्म, और SN2AR के साथ साथ फिर हम SN1AR भी करेंगे, और अगली क्लास में हम डेफिनेटली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी स्टार्ट कर लेंगे। एक और बात मैं बताना चाहूंगा, व्हाई इट इज कॉल्ड इप्सो, व्हाई इट इज कॉल्ड इप्सो। आपको पता है इप्सो इज अ पोजीशन जहां आपका लीविंग ग्रुप खुद लगा है, दिस पोजीशन इज इप्सो। ओके, तो आपका OH इप्सो पर अटैक कर रहा है, इप्सो पर अटैक कर रहा है और उसी को हटा रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इप्सो सब्स्टिट्यूशन और इप्सो मैकेनिज्म। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। ये बहुत सुंदर सुंदर नोट्स बनाएं, हर एक चीज को एक्सप्लेन करें, और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसकी मैकेनिज्म और बहुत सारे क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही।